हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम फिर से कंटिन्यूटी में देखेंगे प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र प्रकरण 3। जैसे कि हमने भारत के बारे में अध्ययन किया था कि भारत को प्रमुखतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय, उत्तर भारतीय मैदान, प्रायद्वीपीय, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। और एक एक के बारे में हमने बहुत ही व्याख्यान में पढ़ा था। आज जो है हम देखेंगे ब्राज़ील का भाग कि जिस तरह से भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है उसी तरह से ब्राज़ील को भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं कि ब्राज़ील के 5 भाग कौन से हैं। पहला है उच्च भूमि, दूसरा विशाल कगार, तीसरा तटीय प्रदेश, चौथा मैदानी प्रदेश और पांचवा है द्वीप समूह। जिसमें से हमने उच्च भूमि के बारे में अध्ययन किया था कि उच्च भूमि का नाम जो है, उच्च भूमि को प्रमुखतः 2 नामों से जाना जाता है। ब्राज़ील का उच्च भूमि और दूसरा है गुयेना उच्च भूमि। इस प्रकार से उच्च भूमि को 2 नाम से जाना जाता है। गुयेना उच्च भूमि का जो ढाल है वो उसका उत्तरी भाग वेनेजुएला में स्थित है और ब्राज़ील का उच्च भाग दक्षिणी तथा पूर्वी भाग में स्थित है और इसे 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी ढाल और दक्षिणी ढाल। उत्तरी ढाल जो है अमेज़न नदी की सहायक नदियाँ उसमें समाहित हैं और दक्षिणी ढलान में पैराग्वे, पराना, उरुग्वे इन नदियों का उद्गम आता है। अब आज इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं विशाल कगार कि विशाल कगार का भाग किसे कहा जाता है और ये विशाल कगार क्या है। तो विशाल कगार यह प्राकृतिक भाग, भले ही अगर हम इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो विशाल कगार का भाग जो है यह बहुत ही छोटा है, यह बहुत ही छोटा दिखाई देता है विशाल कगार का भाग, किंतु उसकी ढलान की प्रकृति के देखते हुए और जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों को देखकर इसे स्वतंत्र विभाग माना गया है। यह देखने में तो छोटा है किंतु इसे एक स्वतंत्र विभाग, प्राकृतिक विभाग में इसे एक स्वतंत्र विभाग माना गया है। यहाँ पे ये जो दक्षिणी भाग देख रहे हो जहाँ पे ये लिखा है अजस्त्र कड़ा, तो ये जो अजस्त्र कड़ा है इसी को कहा जाता है विशाल कगार। तो देखने में आप देख रहे हो कि ये बहुत ही छोटा भाग है किंतु इस भाग का जलवायु पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। यह भाग जो है इसी को कहा जाता है विशाल कगार, राइट। अब ये छोटा सा भाग किस तरह से प्रभावित करता है। उच्च भूमि की पूर्व दिशा इस कगार के द्वारा अंकित होती है। यह देख रहे हो आप कि यह क्या है, पूर्व दिशा में स्थित है और इस भाग में उच्च भूमि की ऊंचाई लगभग 790 मीटर है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि विशाल कगार में उच्च भूमि की ऊंचाई कितनी है। तो विशाल कगार में उच्च भूमि की ऊंचाई लगभग 790 मीटर है। कुछ भागों में ऊंचाई जो है वह धीरे धीरे कम होने लगती है। साओ पाउलो से लेकर पोर्टो अलेग्रा के भाग में यह ऊंचाई सीधे एक ही ढलान पर समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आप मानचित्र में देखते हो तो साओ पाउलो, यह जो भाग है यह आपको दिख रहा है, साओ पाउलो से लेकर पोर्टो अलेग्रा। अब यहाँ पे है पोर्टो अलेग्रा, तो साओ पाउलो से लेकर इसका भाग जो है यह पोर्टो अलेग्रा के भाग में यह ऊंचाई सीधे एक ही ढलान पर समाप्त हो जाती है। अर्थात यहाँ पे साओ पाउलो से लेकर ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यही आपका सांता कैटरीना तक का जो भाग है, यही भाग आपका यहीं पे पोर्टो अलेग्रा स्थित है। तो ये जो भाग है ये भाग एक ही ढलान पर समाप्त हो जाती है, अर्थात एक ही जैसा यहाँ पर
दिखाई देता है। इस विशाल कगार के कारण अब इसका प्रभाव क्या होता है कि ये जो विशाल कगार है, इस विशाल कगार के कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रवाह में बाधा आती है। अब ये जो विशाल कगार है, जो दक्षिण पूर्व हवाएं चलती हैं, दक्षिण से पूर्व की ओर जो व्यापारिक हवाएं चलती हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हवाएं चलती हैं तो उसको कहा जाता है व्यापारिक पवन, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है। जैसे व्यापार कैसे होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, उसी तरह से ये जब दक्षिण से हवाएं पूर्व की ओर चलती हैं तो इन व्यापारिक पवनों के प्रवाह में बाधा आती है और इसलिए विशाल कगार के उस पार पवन विमुख ढाल अर्थात वृष्टि छाया का प्रदेश तैयार हो जाता है और इस प्रदेश को उत्तर की ओर के भाग का वर्णन अनावृष्टि चतुर्भुज के रूप में किया जाता है। तो ध्यान में रखिए, यहाँ पे अब ये विशाल कगार का प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है जलवायु पर, कि यहाँ पे विशाल कगार है और ये जो दक्षिण पूर्वी हवाएं चलती हैं, अब ये दक्षिण से पूर्व की ओर हवाएं चल रही है, तो जब दक्षिण पूर्वी हवाएं चलती हैं तो वो इस विशाल कगार के द्वारा रोक ली जाती हैं। जब विशाल कगार के द्वारा रोक ली जाती है तो वो सारी वर्षा जो है यहीं पर इसी के भाग में कर देती हैं, जिसके कारण इसका जो उत्तरी भाग है, जो उच्च भूमि का उत्तरी भाग है, जैसे ये भाग जो हो गया ब्राज़ील की उच्च भूमि का जो उत्तरी भाग है, उसे अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा जो है वह बिल्कुल कम होती है। इसका उत्तरी भाग, यहाँ पे वर्षा बिल्कुल कम होती है, जिसके कारण इसे यहाँ पे अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। तो यही इसका विशाल कगार का जो है जलवायु पर प्रभाव पड़ता है और इसी के कारण इसे एक स्वतंत्र स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि विशाल कगार की विशेषता लिखो। तो विशाल कगार की पहली विशेषता कि यह प्राकृतिक भाग दृष्टि से छोटा है, किंतु ढलान की प्रकृति देखते हुए जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों को देखकर इसे स्वतंत्र विभाग माना गया है। दूसरी इसकी क्या विशेषता है कि उच्च भूमि की पूर्व दिशा इस कगार के द्वारा अंकित होती है, अर्थात उच्च भूमि की जो पूर्व दिशा है वो इसी के कारण उसे दर्शाया जाता है। तीसरा पॉइंट, इस भाग में उच्च भूमि की ऊंचाई लगभग 790 मीटर है और कुछ भागों में ऊंचाई जो है ये धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका स्थान साओ पाउलो से लेकर पोर्टो अलेग्रा के भाग में यह ऊंचाई एक जैसी दिखाई देती है और समाप्त हो जाती है। अगली विशेषता है कि इस विशाल कगार के कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रवाह में अर्थात उसे बहने में बाधा उत्पन्न आती है और इसलिए विशाल कगार के उस पार वृष्टि छाया का प्रदेश तैयार होता है और इस प्रदेश के उत्तर की ओर के भाग का वर्णन जो है अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से किया जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि अनावृष्टि चतुर्भुज किसे कहते हैं। अब विशाल कगार पर टिप्पणी भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि अनावृष्टि चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो अब अनावृष्टि चतुर्भुज किसे कहते हैं कि विशाल कगार के कारण, यहाँ से उत्तर हमारा बनता है कि विशाल कगार के कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रवाह में बाधा आती है और इसलिए विशाल कगार के उस पार वृष्टि छाया का प्रदेश तैयार हो जाता है और उस प्रदेश के उत्तर की ओर के भाग का वर्णन अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से किया जाता है। तो ये हमारा दूसरा भाग हो गया ब्राजील का विशाल कगार। अब हम यहाँ पर तीसरा देखेंगे तटीय प्रदेश कि तटीय प्रदेश क्या है। जो तट के पास है वह हमारा तटीय प्रदेश है। तो ब्राजील को करीब 7,400 किलोमीटर लंबा तट प्राप्त है।
इस तटीय प्रदेश के उत्तरी व पूर्वी भाग में बांटा गया है, बांटा जा सकता है। उत्तर में अब ये जो है, अगर हम ब्राज़ील को देखते हैं तो ब्राज़ील को लगभग, ये जो आपको तटीय प्रदेश दिखाई दे रहा है, तटीय प्रदेश यहाँ से शुरू होता है, ये पूरा तटीय प्रदेश है। तो यहाँ पर ब्राज़ील का अगर हम तटीय प्रदेश देखते हैं तो इसको लगभग 7,400 किलोमीटर लंबा तट प्राप्त है। और इस तट की विशेषता है कि इस प्रदेश के, इसका जो तटीय प्रदेश है, इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, तटीय प्रदेश को उत्तरी और पूर्वी भागों में। उत्तर में अमापा से पूर्व के रियो ग्रांडे डो नॉर्टे को उत्तर तट कहा जाता है। अब देखिए, उत्तर और पूर्वी कहा गया, तो यहाँ पर उत्तर तट जो है वह अमापा से रियो ग्रांडे डो नॉर्टे, यहाँ पर ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ये जो भाग है, अब इसे उत्तरी तट और पूर्वी तट, राइट। तो किस तरह से इसे उत्तरी तट और पूर्वी तट कहा गया है? ये जो अमापा का भाग है, अमापा से लेकर, यहाँ पे अमापा राज्य स्थित है, अमापा से लेकर ये उत्तर में और ये पूर्व में रियो ग्रांडे डो नॉर्टे ये राज्य है। तो इस राज्य के बीच का ये जो भाग है इसे उत्तरी तट कहा जाता है। ध्यान में रखना, मैंने उत्तरी तट कहा है, उत्तरी दक्षिणी अटलांटिक महासागर नहीं कहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि इसे दो भागों में बांटा गया, ऊपर का जो है उत्तरी तट और नीचे जो है पूर्वी तट। तो तट जो है, अब उत्तरी तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? अमापा से लेकर रियो ग्रांडे डो नॉर्टे तक जो स्थित है उसे उत्तरी तट कहा जाता है। और उसके आगे दक्षिण दिशा में फैले हुए तट को पूर्वी तट कहते हैं। अब यहाँ पे रियो ग्रांडे डो नॉर्टे से लेकर, यहाँ पर ध्यान में रखना, जो दक्षिण के भाग में फैला हुआ है, रियो ग्रांडे डो नॉर्टे से लेकर रियो ग्रांडे डो सूल, यहाँ पे है रियो ग्रांडे डो सूल, तो यहाँ रियो ग्रांडे डी नॉर्टे से लेकर रियो ग्रांडे डो सूल तक का जो भाग है इसे पूर्वी तट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि उत्तरी तट किसे कहते हैं? तो उत्तर स्वरूप हमें क्या मिलता है? उत्तर में अमापा से लेकर रियो ग्रांडे डी नॉर्टे तक का जो भाग है उसे उत्तरी तट कहा जाता है। पूर्वी तट किसे कहते हैं? रियो ग्रांडे डी नॉर्टे से लेकर यहाँ पे रियो ग्रांडे डो सूल तक का जो भाग है उसे पूर्वी तट कहा जाता है। तो यह जो है तट के बारे में विशेषता हो गई कि ब्राज़ील को लगभग 7,400 किलोमीटर लंबा तट प्राप्त है। इसे दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी और पूर्वी भाग में। उत्तर का भाग जो है अमापा से पूर्व में रियो ग्रांडे डो नॉर्टे तक का फैला हुआ भाग है, और उसके आगे जो दक्षिण में फैला हुआ भाग है उसे पूर्वी तट कहते हैं। अब और इसकी विशेषता हम देखेंगे कि उत्तर तट पर अमेज़न के साथ साथ अनेक नदियां यहाँ पर आकर मिलती हैं, इसलिए यह तट समतल और नीचा है। अभी ये जो तट की विशेषता आप देख रहे हो, यहाँ पर इस तट में ये जो उत्तरी तट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अमेज़न नदी के अलावा कई सारी नदियाँ आकर मिलती हैं, जैसे जिंगू नदी हो गई, फिर पुरुष नदी हो गई, जापुरा नदी हो गई, निग्रो नदी हो गई। तो इन सभी नदियों का पानी यहाँ पर आता है, जिसके कारण यह बहुत ही समतल और सपाट भाग दिखाई देता है। यह उसकी विशेषता है। और इसके साथ ही साथ इस किनारे पर जैसे मराजो द्वीप, मराजो की खाड़ी, साओ मार्कोस की खाड़ी, मराजो एक बड़ा तटीय द्वीप है। यहाँ पर आप देखोगे तो कई सारे, जैसे मराजो की खाड़ी यहाँ पे आपको दिख रहा है, यह है मराजो की खाड़ी। मराजो द्वीप जो सबसे बड़ा द्वीप है, द्वीप समूह दिखाई देता है। साओ मार्कोस की खाड़ी, तो इन सभी की निर्मित यहाँ पर हुई है। ये सभी यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, और वे अमेजन एवं टोंकाटिस नदियों के मुहाने के दरमियान तैयार हुए हैं।
इनका निर्माण जो है, ये जो साओ मार्कोस की खाड़ी है, माराजो खाड़ी है, ये सभी का निर्माण जो है ये अमेजन और टोंकाटिस नदियों के मुहाने के कारण तैयार हुआ है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि अमेजन एवं टोंकाटिस नदियों के मुहाने के कारण किनका निर्माण हुआ है? तो यहाँ पर आंसर के रूप में हमें मिलता है कि मराजो द्वीप, मराजो की खाड़ी, साओ मार्कोस की खाड़ी और मराजो का तटीय द्वीप, ये सभी जो है अमेजन और टोंकाटिस नदियों के मुहाने के दरमियान तैयार हुए हैं। पूर्वी तट पर, यहाँ पे पूर्वी तट पर अनेक छोटी नदियां आकर मिलती हैं और इस भाग में साओ फ्रांसिस्को नामक बड़ी नदी अटलांटिक महासागर में आकर मिलती है और इस तट पर दूर दूर तक फैली हुई पुलीन एवं तटीय बालू भित्तियां दिखाई देती हैं, अर्थात बालू की दीवार दिखाई देती, भित्ति मतलब दीवार। तो कुछ भागों में इन किनारों की रक्षा का प्रवाल भित्तियों एवं द्वीपों द्वारा होता है। तो यहाँ पर पुलीन दिखाई देते हैं और भित्तियाँ दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे बड़ी नदी जो है ब्राज़ील की सबसे बड़ी नदी साओ फ्रांसिस्को नदी है और यह साओ फ्रांसिस्को नदी यहाँ पर इस तरह से बहते हुए वह आकर यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मिलती है और जिसके कारण यहाँ पर जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है कसिनो पुलीन और कई सारी ऐसी बालू का भित्तियाँ बनी हुई है। ये जो भाग है ये कसिनो पुलीन का है, ये मानचित्र में दर्शाने के लिए पूछा जाता है कसिनो पुलीन। तो यहाँ पे रियो ग्रांडे डो सुल के पास का जो भाग है, तटीय भाग है, वहाँ पे कसिनो पुलीन पाया जाता है। तो इस तरह से ये इसकी विशेषता है, ध्यान में रखना है। तटीय प्रदेश 7,400 किलोमीटर लंबा तट प्राप्त है। इसलिए जो है उत्तरी और पूर्वी दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी और पूर्वी। अब उत्तरी भाग जो है, उत्तरी भाग की विशेषता है कि उत्तर के अमापा से लेकर पूर्व के रियो ग्रांडे डो नार्टे तक लंबा तट है और उत्तरी तट पर मराजो द्वीप, मराजो की खाड़ी, साओ मार्कोस की खाड़ी इस तरह से पाई जाती है। पूर्वी तट की विशेषता क्या है? तो पूर्वी तट की विशेषता, यहाँ पर पूर्वी तट जो है ये रियो ग्रांडे डो नार्टो से दक्षिणी दिशा में फैला हुआ है। पूर्वी तट पर बहकर आने वाली कई सारी छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे पैराग्वे नदी, पराना नदी, इस तरह से कई सारी अनेक छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं और एक यहाँ पर बड़ी नदी है जिसका नाम है साओ फ्रांसिस्को नदी। और इस तरह से ये नदी जो है अटलांटिक महासागर में मिलती है और इसके पास जो है दूर दूर तक पुलीन, तटीय पुलीन मतलब जो बालू के बालू, सफ़ेद बालू से फैला हुआ भाग दिखाई देता है, उसे पुलीन कहते हैं। तो उसका नाम रखा गया कसिनो पुलीन। और इस तरह से पुलीन और इसके अलावा बालू का भित्ति अर्थात बालू की दीवारें देखने के लिए मिलती है और इनके कारण ही इस किनारे की रक्षा होती है। कसिनो पुलीन और बालू का भित्ति के कारण ही इनके तटों की रक्षा की जाती है। अब इसी क्रम में हम आगे देखेंगे मैदानी क्षेत्र। अब मैदानी क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ये जो भाग है अमेजन नदी का मैदान उत्तर में, राइट। तो ये हमारा है मैदानी क्षेत्र। तब हम मैदानी क्षेत्र देखेंगे कि ब्राज़ील में किस तरह से मैदानी क्षेत्र विस्तृत है। मैदानी क्षेत्र ब्राज़ील में मैदानी क्षेत्र, मैदानी प्रदेश दो भागों में दिखाई देते हैं। तो ब्राज़ील में मैदानी क्षेत्र कितने भागों में दिखाई देते हैं? उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि ब्राज़ील में मैदानी क्षेत्र प्रमुखतः दो भागों में दिखाई देते हैं। अब दो भाग कौन कौन से हैं इसके? उत्तर की ओर का अमेजन नदी का मैदान और दक्षिण पश्चिम का पैराग्वे नदियों का भाग। अब यहाँ पे मैदानी प्रदेश जो है इसे प्रमुखतः दो भागों में बांटा गया है।
ये जो उत्तर का भाग दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा उत्तर का भाग है, यह अमेज़न नदी का मैदान है। और जो दूसरा दक्षिण में दिखाई दे रहा है, यह जो भाग है, यह पराना पराग्वे नदी का भाग है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है मैदानी प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया गया है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अमेज़न ब्राज़ील के सर्वाधिक विस्तृत मैदानी प्रदेश है। तो यहाँ पे खालिस्तान के लिए पूछा जा सकता है कि खालिस्तान ब्राज़ील का सर्वाधिक विस्तृत मैदानी प्रदेश है। तो यहाँ पे उत्तर स्वरूप मिलता है अमेज़न। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अमेज़न या ब्राज़ील का सर्वाधिक विस्तृत मैदानी प्रदेश कौन सा है। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है अमेज़न। अमेज़न के मैदान सामान्यतः इसकी ढाल जो है, आपको ध्यान में रखना है कि इसका ढाल पूर्व की ओर है। और अमेज़न घाटी ब्राज़ील के पश्चिम भाग में बहुत चौड़ी है, लगभग 1300 किलोमीटर है। यहाँ पे जो ब्राज़ील का भाग आप देख रहे हो, तो इसका अमेज़न नदी का ढलान जो है वह पूर्व की ओर है, किंतु यहाँ पे आप देख रहे हो कि पूर्व से पश्चिम का भाग, अमेज़न नदी के मैदान का पश्चिमी भाग जो है, यह सबसे अधिक चौड़ा है और इसकी चौड़ाई लगभग 1300 किलोमीटर है। और दो उच्च भूमियाँ जहाँ बहुत पास आती हैं, वहाँ यह चौड़ाई लगभग 240 की इतनी कम हो जाती है। जैसे जैसे हम अमेज़न नदी अटलांटिक महासागर के ओर जाती है, वैसे वैसे मैदान की चौड़ाई बढ़ती जाती है। और यह मैदानी भाग पूर्णतः वनों से व्याप्त है। बार बार आने वाले बाढ़ और वनों के नीचे जमीन पर उगने वाली घनी वनस्पतियों के कारण यह मैदानी प्रदेश बहुत ही दुर्गम बन गया है। और अमेज़न की घाटी में वन उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रकार के हैं। तो अमेज़न नदी की घाटी में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अमेज़न नदी के घाटी में जो वन है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रकार के हैं। तो अमेज़न का जो उत्तरी भाग है, अमेज़न नदी का मैदान जो है, जो उत्तरी भाग में है, उसकी विशेषता यही है कि यहाँ पर ब्राज़ील का सर्वाधिक विस्तृत मैदानी प्रदेश जो है अमेज़न मैदान में पाया जाता है। ब्राज़ील के उत्तरी भाग में यह स्थित है और पश्चिम की ओर इसका भाग चौड़ा है। इसके अलावा यह जो है, जैसे जैसे अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ता जाता है, आप देख रहे हो उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। और यहाँ पर कई सारे घने वन हैं और यह स्थान लगातार बाढ़ आने के कारण यहाँ का जो भाग है यह एकदम दुर्गम बन गया है। अर्थात यहाँ पर जाना, लोगों के लिए जाना जो है वह एक मुश्किल काम है, जिसके कारण यह भाग जो है बहुत ही दुर्गम स्थान के रूप में जाना जाता है। तो यह इसकी विशेषता है। अब हम देखेंगे पराना पैराग्वे नदी का मैदान, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो ब्राज़ील का दूसरा मैदानी भाग, अर्थात ब्राज़ील की उच्च भूमि के दक्षिण भाग में स्थित पैराग्वे पराना नदियों का उद्गम स्थल, जहाँ पे पैराग्वे पराना नदियों का उद्गम स्थल हुआ है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि ब्राज़ील का दूसरा मैदानी भाग कौन सा है। तो ब्राज़ील का दूसरा मैदानी भाग ब्राज़ील की उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम में स्थित पैराग्वे पराना नदियों का उद्गम स्थल है। उसी को जो है यहाँ पर कहा जाता है दूसरा मैदानी भाग। और पैराग्वे का उद्गम क्षेत्र की ढलान जो है यह दक्षिण की ओर है, जबकि पराना नदी की ढलान जो है वह दक्षिण पश्चिम की ओर है। यहाँ पे ध्यान रखना,
पराना नदी और पैराग्वे नदी। तो पैराग्वे नदी जो है ये आपका पैराग्वे और पराना का भाग है। तो पैराग्वे नदी का जो ढलान है यह दक्षिण में है, किंतु अगर हम पराना नदी का देखते हैं तो यह पश्चिम और दक्षिण में इसकी ढलान पाई जाती है। इसके साथ ही साथ पेंटानल विश्व में उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमियों में से एक है और यह प्रदेश ब्राजील उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ भाग है और इसे पेंटानल दलदल का प्रदेश है और ब्राजील के माटो ग्रासो डो सुल राज्य में यह स्थित है। पेंटानल का विस्तार ब्राजील की तरह अर्जेंटीना में भी दिखाई देता है। अब यहाँ पे मैदानी भाग ये जो है माटो ग्रासो डो सुल, अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये पैराग्वे और पराना नदी का भाग है और इसके यह जो पास में है माटो ग्रासो डो सुल, इसी में है पेंटानल का भाग। पेंटानल अर्थात दलदली भाग, जहाँ पे पूरा दलदल दिखाई देता है। तो यह जो है ब्राज़ील का सबसे बड़ा दलदलीय भाग है, जो कि मानचित्र में जब दर्शाने के लिए आता है तो इसी राज्य में आपको दर्शाना होता है माटो ग्रासो डो सुल। और इसका भाग जो है अर्जेंटीना राज्य में भी, अर्जेंटीना देश में भी दिखाई देता है। तो ये सबसे बड़ा दलदलीय प्रदेश है। तो इस तरह से हमने देखा कि ब्राज़ील का जो दूसरा भाग है उसके बारे में देखा। तो अब ध्यान में रखना है कि मैदानी प्रदेश, तो ब्राज़ील में विस्तृत मैदानों का तो अभाव है, लेकिन इस मैदानी प्रदेश में यहाँ के मैदानी प्रदेश और दलदल के प्रदेश पाए जाते हैं, जिसमें से पहला माना है अमेजन घाटी के मैदान। उसकी विशेषता देखेंगे। ध्यान में रखना है कि ब्राज़ील का सर्वाधिक विस्तृत मैदानी प्रदेश है यह। ब्राज़ील के उत्तरी भाग में यह स्थित है। पश्चिम की ओर का भाग इसका बहुत ही चौड़ा है और इसके साथ ही साथ ब्राज़ील का जो अमेजन नदी का घाट है यह दुर्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। दूसरा यहाँ पे है कि दूसरा जो भाग है वह है ब्राज़ील का उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित पैराग्वे पराना नदियों का स्थल। इसकी विशेषता यह है कि पैराग्वे का उद्गम क्षेत्र जो है वह ढलान दक्षिण की ओर है और पराना नदी की ढलान दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसी के पास यहाँ पर पाया जाता है विश्व का सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र। तो पेंटानल विश्व के उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भूमियों में से एक है और यह प्रदेश ब्राज़ील उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है। यहाँ पे खाली स्थान के लिए आ सकता है कि खाली स्थान दलदल का प्रदेश है। तो कौन सा है दलदल का प्रदेश? पेंटानल। पेंटानल कहाँ पर स्थित है? तो पेंटानल ब्राज़ील के माटो ग्रासो डो सुल राज्य में स्थित है। पेंटानल का विस्तार किस देश में दिखाई देता है? तो पेंटानल का विस्तार ब्राज़ील की तरह अर्जेंटीना में भी दिखाई देता है। अब इसी क्रम में हम आगे देखेंगे द्वीप समूह कि ब्राज़ील के द्वीप समूह कौन से हैं। तो ब्राज़ील में मुख्य भूमि के अलावा ब्राज़ील में कुछ द्वीप भी हैं और इन द्वीपों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, तटीय द्वीप एवं सागरीय द्वीप। तो ब्राज़ील में द्वीपों का वर्गीकरण किन दो भागों में किया गया है? तो ब्राज़ील में द्वीपों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, तटीय द्वीप एवं सागरीय द्वीप। यहाँ पे अधिकांश द्वीप का निक्षेपण कार्य से बना हुआ है, अर्थात निक्षेपण कार्य अर्थात नदियाँ जो है अपने साथ जो बालू रेत जैसे जिंगू पुरुष ये सब जो नदियाँ हैं ये अपने साथ जो भी बालू रेत मिट्टी सब बहा कर लेकर जाती हैं वो उसे किनारे पर जमा कर देती हैं और जमा करने के कारण द्वीप का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो है अधिकांश द्वीप का निर्माण जो है ब्राज़ील में निक्षेपण कार्य के कारण हुआ है।
सागरी द्वीप मुख्य भूमि से बने हुए हैं। जो सागरी द्वीप होता है वह मुख्य भूमि से बना होता है। सागरी द्वीप मुख्य भूमि से 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अटलांटिक महासागर में स्थित है। अभी यहाँ पे ध्यान में रखना है कि तटीय द्वीप और सागरी द्वीप। तटीय द्वीप अर्थात जो तट के पास स्थित है, ये जैसे मराजो द्वीप हो गया, तट के पास स्थित है तो ये तटीय द्वीप हो गया। सागरी द्वीप जो सागर, जैसे ये महासागर है तो इसमें जो स्थित है, कई सारे द्वीप जो है वह यहाँ से तटीय द्वीप से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर अंदर स्थित है, तो उसे सागरी द्वीप कहते हैं। तो इस तरह से द्वीप के 2 प्रकार हैं। अब इसकी विशेषता क्या है कि ये द्वीप चट्टानी स्वरूप के होते हैं और जलमग्न पर्वतों के शिखरों के भाग होते हैं। अर्थात यहाँ पर चट्टान स्वरूप होता है और चारों तरफ जो है ये जलमग्न होते हैं, अर्थात पानी से घिरे हुए होते हैं। दक्षिण अटलांटिक महासागर का तटीय भाग प्रवाल द्वीप है और उन्हें एटॉल कहते हैं। यहाँ पर जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, ये जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर दिखाई दे रहा है, इसमें जो द्वीप हैं वह उन्हें एटॉल के नाम से जाना जाता है। तो एटॉल किसे कहते हैं? दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक महासागर का तटीय भाग द्वीप है और प्रवाल द्वीप है और उन्हें ही एटॉल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि द्वीप समूह जो है, द्वीप समूह का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, तटीय द्वीप और सागरी द्वीप। तटीय द्वीप की विशेषता क्या है कि तटीय द्वीप निक्षेपण कार्य से निर्मित होता है और दक्षिण अटलांटिक महासागर के तटीय द्वीप जो है वह प्रवाल द्वीप, अर्थात जिसे प्रवाल द्वीप को ही कहा जाता है एटॉल, अर्थात जिनकी ऊंचाई कम होती है तो एटॉल स्वरूप के हैं। और सागरी द्वीपों की विशेषता क्या है कि सागरी द्वीप जो है वह मुख्य भूमि से निर्मित होते हैं, मुख्य भूमि के से उसकी निर्मित होती है और मुख्य भूमि से लगभग ये 300 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर के अंदर स्थित होते हैं और इनका स्वरूप जो होता है वह चट्टानी स्वरूप होता है। चारों तरफ ये जलमग्न, अर्थात जो पानी होता है तो पानी से घिरे हुए पर्वतों के शिखरों के ये भाग होते हैं। तो इस तरह से इनका निर्माण होता है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि द्वीप समूह को कितने भागों में बांटा गया है? तो द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा गया है, तटीय द्वीप और सागरी द्वीप। प्रश्न बनता है दूसरा हमारा कि तटीय द्वीप की निर्मित किस प्रकार से होती है? तो तटीय द्वीप की निर्मित नदियों के निक्षेपण कार्य से होती है। सागरी द्वीप की निर्मित किस प्रकार से होती है? सागरी द्वीप की निर्मित मुख्य भूमि से के कारण उसकी निर्मित होती है। तो इस तरह से हमने ब्राज़ील के प्रमुख 5 भागों के बारे में अध्ययन किया।